हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो मटेरियल है उसको अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी क्लासिफाइड किया था। ये वीडियो में हम मटेरियल को अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड क्लासिफाइड करने वाले हैं। ठीक है, अब एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड करने वाले हैं तो उसमें हमको क्या होगा कि सबसे पहले हमें क्या हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एनर्जी बैंड क्या होता है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी हम एटॉम की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिट में रोटेशन करता होगा वो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग टू उसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी इस तरीके से हमको मिलेगी। अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरा हाइड्रोजन। तो दूसरा हाइड्रोजन का अपना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका भी अपना क्या होगा, कोई एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा कि वो कौन सी ऑर्बिट में रोटेशन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितनी सेंटर के नज़दीक वाले न्यूक्लियस के नज़दीक वाली ऑर्बिट होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी लेवल हाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन सेपरेट है, तो क्या होता है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल एक एक इस तरीके से मिलता है। बट जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के एटॉम नज़दीक आ जाएंगे, तो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, सॉरी एटॉमिक और सॉरी एटॉमिक ऑर्बिट थे, वो क्या हो जाएगी, वो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बन जाएगी। ठीक है, तो वो अब हमको इस तरीके से मिलेगी। बट बाय कैलकुलेशन जब देखा गया तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है वो एक नहीं, उसकी दो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स होती है। तो अब क्या होगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था तो उसका एनर्जी क्या होता था, -13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मॉलिक्यूल बन जाएगी, कब, जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि जो हमको एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगी, तो ये वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी कम, इस तरीके से हमको जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी मिलती है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको समझना क्या है कि जब एटॉम अकेला होता है, ठीक है, ये अकेला एटॉम था तो एक ही एनर्जी लेवल मिलता था। बट जब दो एटॉम साथ में आ गए तो वो मॉलिक्यूल बनाता है और दो एनर्जी लेवल हमको मिलते हैं। ये चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, और ये छोटे से हाइड्रोजन था इसलिए अब हमको तो ये चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम एग्जांपल भी उसी का लेके पूरा समझेंगे। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है। तो वो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, देखो 2 2 6 6 तो क्या हो गए 10, फिर 2 12 और 14 हो गए। ठीक है, तो ये 14 नंबर उसका है, तो वो 14 हो गए। अब अगर ये चीज़ कैसे याद रखनी है वो भी आपको पता नहीं चले, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो जो ऑर्बिट्स आती है वो क्या होती है, एस पी डी एच। ठीक है, तो सबसे पहले पहला है तो एक से स्टार्ट करके नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से लिख दो, 2 3 4 5 6। ये 3 नंबर पर है तो 3 से स्टार्ट करो, 3 4 5। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से स्टार्ट कर दो। याद रखो कि ऊपर वाले से फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो तो क्या होगा कि यहाँ से आप इस तरीके से एरो करते जाओ, जो भी नंबर आए उसको लेते जाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको अब क्या पता चलेगा, देखो पहले लाइन में क्या है, एक ही नंबर आया और वो किसका है, एस का, तो 1s2 आ गया। दूसरी लाइन में किसका आया, तो
टू का है, ठीक है। तो वो किसका है, वो भी एस का ही है, तो 2s2 आ गया। तीसरी लाइन में देखो ये वाली, तो उसमें क्या आया, नंबर 2 आया है, ठीक है। तो 2 किसका है, बट p का है, तो वो 2p आया। फिर 2 से आगे 3 आया, बट वो किसका है, s का, तो 2p के बाद 3s आया। फिर अगेन चौथी लाइन में देखो तो क्या है, वो 3 नंबर आया, पर किसका है, p का, तो 3p आया। उसके आगे जाके तो क्या आता, 4s आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 3b आ जाता है, 4p आ जाता है, 5s आ जाता है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर लो, ठीक है। वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो हमको उसमें नहीं पढ़ना है अब हमको ये समझना है। यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा है कि लास्ट की जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसको हम ऑर्बिट वाइज लिख रहे हैं, ठीक। सिलिकॉन में पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी ऑर्बिट उसमें 8 हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि तीसरी ऑर्बिट जो आएगी उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो 14 नंबर है, 10 यहाँ पर हो गए, तो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, 14 होगा। अब देखो क्या हो रहा है कि कोई भी ऑर्बिट को क्या होगा कि वो कंप्लीटली फुल होना चाहते, तो यहाँ पर इसको फुल होने के लिए क्या चाहिए, तो फुल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, जो कि दोनों इसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल जैसा है। तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि सिलिकॉन के लिए आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वैसे ही ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये सिलिकॉन के लिए हो गया। अब हम जर्मेनियम की बात करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा 32 है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6, कितने हुए, 10 हो गए, ठीक। 3s2 3p6 4s2, ठीक है। अब क्या होगा, मैं भी भूल गया है, 4s2 वापस से करना पड़ेगा। तो 4s2 ये कितना हो गया, ये 10 और ये 10 हो गए, 20 हो गए। तो वापस से वही चीज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर बना लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्मेनियम के लिए। अब देखो तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो जो जर्मेनियम होता है तो उसकी पहली ऑर्बिट में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, पहली में 2 दूसरी में 8, तीसरे में क्या होगा तो उसमें भी 8, तो वो भी ये हो गए, ठीक है। ये पहला 2 फिर 8 8 और फिर इसमें चौथे वाले में क्या हो जाएगा तो 18 होने चाहिए, बट यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है, 14 ही है। तो मतलब कि यहाँ पर 14 है, तो इसको क्या होगा कि यहाँ पर भी हमको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने गौर से देखा होगा तो एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसकी जो लास्ट की ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो वो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2, इस तरीके से बनता है। मतलब क्या होता है इसमें भी आप देखो तो कार्बन में क्या होता है, पहली में 2 और दूसरी में 4, ठीक है। तो ये 6 हो गए। तो अब आप देखोगे तो हमने जब सेमीकंडक्टर की बात की तो हमने वहां पर क्या देखा, तो हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर बोला। तो अब देखो तो सब में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो है, लास्ट की ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों में तो थे, तो इसमें भी तो है। बट एक चीज है कि यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो कार्बन में आप देखोगे तो n=2 होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिट क्या है, तो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट न्यूक्लियस से बहुत नजदीक है, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से निकल नहीं सकते हैं अपनी ऑर्बिट में से। इस वजह से क्या होगा कि हमको जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए वो नहीं मिल सकता। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो n क्या है, 3 है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर आप देखोगे तो n=4 है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिट है
ठीक है, वो क्या हो रही है, तो सेंटर से दूर जा रही है, न्यूक्लियस से दूर जा रही है, तो क्या होगा कि उसके ऊपर सेंटर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता जाता है, तो उस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकते हैं, जबकि इसमें बहुत नज़दीक है तो ये फ्री नहीं हो सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ही बोलते हैं, क्योंकि लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं हो सकते, तो हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं मिलेगा, इसलिए कार्बन को इंसुलेटर बोलते हैं, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि n=3 है, लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें n=4 है, बट लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 4 आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर समझेंगे आगे, ठीक है। तो एक चीज देखो कि ये सिलिकॉन है, अब इसका जो ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एनर्जी लेवल आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी लेवल क्यों आ जाएगा, तो जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उसका एक एनर्जी लेवल ही बताता है, तो एक सिलिकॉन के लिए हम क्या करेंगे कि एनर्जी लेवल बतलाएंगे, तो वो एनर्जी लेवल क्या होंगे, तो वो उसकी जो ऑर्बिट होगी उसके अकॉर्डिंग टू रहने वाले हैं, तो ये 1s के लिए हो जाएगा, ये 2s के लिए हो जाएगा, ये 2p के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3s के लिए हो जाएगा, और ये 3p के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो क्या होता है, तो सब में आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया, इसमें भी 2 है तो ये कंप्लीट है, ये भी 2 वाले कंप्लीट है, सॉरी 6 वाले। अब देखो तो 3s की बात करें तो 3s के साथ 3p को भी हम साथ ले लें, अगर 3p की बात करें तो px py pz, ठीक है, इस तरीके से भी आता है, ठीक है, वो उसकी सब ऑर्बिट हो जाती थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग को हम देखेंगे तो क्या होगा कि 3s फिर 3p जो होता है तो 3px, ठीक है, 3py और 3pz, इस तरीके से हमको उसकी सब ऑर्बिट मिलती है, और जो हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिट होती है उसमें एक एक इस तरीके से क्या होते हैं कि पैर में नहीं रहते, सिंगल ही इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हमारे लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब देखो तो हम क्या करेंगे कि ये 3p जो है उसको सेपरेट इस तरीके से नहीं बांटेंगे, एक ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके लिए, तो उसमें क्या होगा कि ये 3s वाला हो गया और ये 3p वाला हो गया, जिसमें हमको 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो था ये ओनली 1 एटम के लिए, ठीक है। अगर हम 2 एटम की बात करें, ठीक है, तो 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखो तो एक्चुअली नंबर ऑफ एटम 1 इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 एटम की बात करें तो 2 एटम के लिए क्या होता है, तो हमने पहले देखा कि हाइड्रोजन एक होता है तो ये उसका इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल होता है, बट जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है H, ठीक है, तो ये हमको क्या होता है कि उसका 2 एनर्जी लेवल मिलता है। तो वैसे ही देखो तो यहाँ पर सिलिकॉन एक एटम है, ठीक है, तो सिलिकॉन एक की जगह अब हमको 2 क्या हो जाएंगे कि 2 एटम हो जाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या हो जाएगा कि 2 उसका क्या होगा कि एनर्जी लेवल मिलेगा, तो सब जगह पर क्या हो जाएगा कि वो अब सेपरेट हो जाएंगे, तो 1s 2s 2p ये तो क्या है सब हमारे लिए कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, उनमें तो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 3s और 3p जो है उसी की बात करेंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो ये 3s है तो वो पहले एक था, तो अब उस वो 3s 2 एनर्जी लेवल हो गए 2 एटम के लिए, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा 3p है तो पहले एक ही 3p लेवल था, अब 2 3p लेवल हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तो आप देखो तो नंबर ऑफ एटम क्या हो गए 2, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो तो क्या हो गया 4 ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गए, तो अब आप समझो कि 2 एटम में इस तरीके से, तो हमारे पास अगर n नंबर है, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उस वक्त हमको क्या होगा कि हमको इस तरीके से क्या होगा कि एक एनर्जी बैंड मिलेगा,
ठीक है। ये एनर्जी लेवल जो हो, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, तो आप देखो तो दो है उसके लिए इस तरीके से नजदीक नजदीक गैप दिख रहे हैं, ठीक। बट क्या होगा कि जब एन नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल एक दूसरे के बहुत ही पास रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये पूरा कंटिन्यू पार्ट हो वैसा हमको दिखेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल अलग अलग दिख रहे थे, तो इसमें क्या हो जाता है कि बहुत ही नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको यहाँ पर पूरा का पूरा एक कंटिन्यू आप देख सकते हो, ठीक है। ये कंटिन्यूटी दिख रही होगी कि यहाँ पर जो गैप दिख रहा है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये हमको क्या हो जाता है कि एक एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड मिल जाता है, ठीक है। अब देखो तो हर जगह पर क्या था कि पहले एक ही एटम था तो एक ही एनर्जी लेवल था, दो आ गए तो एक लोअर और एक हायर एनर्जी लेवल आ गया। तो वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर ये लोअर एनर्जी लेवल और ये हायर एनर्जी लेवल बन जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम बाय ग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने को अब क्या था कि वन एटम था तो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो एन एटम होंगे तो हमको यहाँ पर क्या होगा, फोर एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, ठीक है। फोर एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। अब एक चीज आगे समझनी है कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो गया कि 3s तो हो गया, 3p2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या आएगा 4s2, ठीक। तो आप समझो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, बट ये 4s2 ये होगा तो सही था, एनर्जी अलाउड एनर्जी लेवल वो तो रहेगा ही, ठीक है। भले इलेक्ट्रॉन नहीं हो बट अलाउड एनर्जी लेवल तो रहेगा ही। तो यहाँ पर 3p है तो उसके बाद क्या होगा 4s होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर कुछ एनर्जी मिलेगी तो वो कुछ एनर्जी ऑपरेट करके क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अब यहाँ पर आके इसको एनर्जी मिलेगी तो वो और ऊपर जाएगा, फिर इसको एनर्जी मिलेगी तो वो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो एक से दूसरे लेवल पर वो ट्रांजिट होता रहता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या होगा कि ये जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने में क्या होगा कि थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर भी वो ट्रांजिट करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता रहता है तो क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये सिलिकॉन के लिए हमको 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या बनता है, तो वो चीज़ हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब देखो ये जो ग्राफ है वो हमको समझना है तो उसके लिए हमको पहले समझो कि हमारे पास एक ही एटम है, ठीक है। एक ही एटम के लिए आप देखोगे तो सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन के एक एटम के लिए हमको क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है। फिर क्या आएगा 3p6 और 3s2 आएगा और 3p2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। तो इसमें आप देखोगे तो क्या होगा कि जब अकेला एटम होगा या एटम एक दूसरे के बहुत दूर होंगे, ठीक है, ये एटम एक दूसरे के बहुत दूर है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि वो सेपरेट एटम हो जाएंगे। तो उस वक्त जो उनका एनर्जी लेवल होगा तो वो क्या होगा, तो हमको क्या चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला हो वो ही चाहिए, तो वो क्या है थर्ड नंबर वाला ऑर्बिट है। तो थर्ड नंबर वाला देखो तो 3s2 और 3p2 वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू रहता है, ठीक है। बट आप देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है कि 3s2 है तो ये जो ऑर्बिट होती है उसमें क्या होता है कि दो स्टेट रहते हैं और दो इलेक्ट्रॉन हो रहते भी है फुलफिल रहते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमको टू स्टेट रहते हैं और टू इलेक्ट्रॉन उसमें फुलफिल रहते हैं, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 6 स्टेट रहते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 6 स्टेट्स का मतलब क्या है कि अलाउड पोजीशन,
ठीक है। अलाउड स्टेट मतलब कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 3p है, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। तो अलाउड स्टेट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। स्टेट 6 हो जाएंगे बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 2 ही है, ठीक है। वैसे ही 3s है, तो s ऑर्बिट में कितने रहते हैं, 2 ही रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन 2 है भी कब, जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एटॉम है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, तो ये वाला जो है ये क्या है, 3s है और ये वाला 3p है। तो आप समझ सकते हो कि जो 3s होगा, ठीक है, तो 3s है तो s के लिए जो क्वांटम नंबर होता है वो n इक्वल टू 0 आता है और p के लिए n इक्वल टू 1 आता है। तो बुक में आप ग्राफ देख लोगे तो वो आपको n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 वो आपको क्यों लिखा है वो पता चलेगा। तो अब समझो कि ये दोनों, ये स्टेट कब का है, तो जब दो या एटॉम इंडिपेंडेंट रहता है उस वक्त का है। बट जब एटॉम नजदीक आते जाएंगे, ये ग्राफ किसका है, तो एनर्जी लेवल अगेंस्ट एटॉमिक डिस्टेंस का है। तो अब ये जो एटॉम है वो एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। तो ये एटॉम अब इस तरीके से नजदीक आ गए। तो जब एटॉम नजदीक आते जाएंगे तो क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो स्प्लिट होता जाता है, ठीक है। मतलब एक था तो फिर नजदीक आए तो वो 2 बन जाता है। तो आप देखो तो क्या होगा कि जब एटॉमिक डिस्टेंस कम होता जाता है तो जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, वो स्प्लिट हो गया। यहाँ पर था तो ये भी स्प्लिट हो गया। तो ये एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी हो गया। तो सेक्शन बी में आप क्या देख सकते हो कि पहले जो एनर्जी लेवल सेपरेट था वो एनर्जी बी में, सेक्शन बी में आके क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब आप आगे देखोगे तो क्या होगा कि ये हमारा सेक्शन सी आ गया। अब सेक्शन सी में आप देखोगे तो क्या होगा कि ये जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कोई गैप इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी आ गई है, ठीक है। कंटिन्यूटी आ गई है मतलब कि जो एनर्जी लेवल है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुके हैं एक्चुअली। ये देखो यहाँ का एनर्जी लेवल ये इस तरीके से आ गया और यहाँ का एनर्जी लेवल ऊपर चला गया, तो ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए इस तरीके से। तो 3s है उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल और 3p है उसका मिनिमम एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं, एक्चुअली उसको बोलते हैं ओवरलैप हो गए। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सेक्शन सी में, मतलब कि जो एटॉमिक डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए आप यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं पर भी जाने के लिए क्या होगा, तो कोई जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो एनर्जी लेवल यहाँ पर है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है तो एनर्जी लेवल यहाँ पर है। तो इन बिटवीन ये जो गैप आ रही है वो फ्री स्पेस है, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो ये स्पेस को क्या करना होगा कि जंप करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की। जबकि यहाँ पर क्या है कि एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे लेवल में जाने के लिए क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी की यहाँ पर समझ लो कि लगभग 0 जितनी एनर्जी चाहिए उसको। तो ये सेक्शन सी में होगा। पर ये सेक्शन सी से जब एटॉमिक डिस्टेंस कम होता जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, तो ये जो 3p वाला जो लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल अगेन स्प्लिट हो जाएगा। अब ये लेवल अगेन स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला तो नीचे ही था। तो अब क्या होता है वो आपको समझना होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है तो जो नीचे वाला होता है, ठीक है, वो नीचे वाले में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली आप समझो तो 3s है तो वो तो नीचे ही है। तो 3s में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्प्लिट होकर नीचे आया था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए। अब क्या हो रहा है कि ये जो 3p वाला है वो अगेन स्प्लिट हो रहा है। तो स्प्लिट हो रहा है तो उसमें क्या होगा
तो स्प्लिट हो रहा है मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 3p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे रहेंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से नीचे वाला जो लेवल रहेगा एनर्जी का उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भरे वो नीचे वाले लेवल में ही रहेंगे। क्या है मतलब कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी नेचर होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे आपकी बात करो तो आप भी, या कोई भी पर्सन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, कोई भी पर्सन ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रह पाता ना, वो एग्रेसिव मतलब हाई लेवल एनर्जी पर है। तो क्या होता है कि यहाँ पर से ये जो 3p ऑर्बिट है वो जब से स्प्लिट हुई यहाँ पर, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए कि लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एनर्जी गैप जनरेट हो गया, ठीक है, ये वाला एनर्जी गैप है। तो अब देखो तो ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3p के भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नीचे कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या करेंगे कि 4 स्टेट भी ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ना कि यहाँ पर क्या है कि 3s में उसके लिए अलाउड पोजीशन कितनी है, 2 है, और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। जबकि इसमें क्या है कि अलाउड पोजीशन 6 है बट इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो पोजीशन 6 पोजीशन में से 2 पोजीशन एक्वायर हो चुकी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो वो पोजीशन भी नीचे आ गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो 4 स्टेट भी नीचे आ गए। अब ऊपर क्या होगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो सारे के सारे तो नीचे आ गए, बट ऊपर क्या रहेगा, तो 4 स्टेट रहेंगे, ठीक है। वो कैसे रहेंगे, तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी बैंड है, ठीक है, वो एनर्जी बैंड जैसे हमने यहाँ पर देखा, तो लोअर एनर्जी बैंड नीचे, लोअर एनर्जी लेवल नीचे और ऊपर हायर एनर्जी लेवल। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, तो उस वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आ गए। तो ये जो लोअर एनर्जी वाला बैंड रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी में रहते हैं। अब वैलेंस क्यों बोलते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैंड में आएंगे उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि ये चीज कहना क्या चाहती है, कि जो एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जैसे जैसे एटॉम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं वो स्प्लिट होते जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद क्या होता है कि जो 3p वाला है वो भी अगेन स्प्लिट होता है। तो वो अगेन स्प्लिट होकर क्या हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे वाले लेवल में आ जाएंगे और ऊपर वाला लेवल खाली रह जाएगा। तो 3s वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 3p में से 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, तो नीचे 4n क्या हो गए, 4 वैलेंस स्टेट भी हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गए। जबकि ऊपर वाले में क्या हो जाएगा कि 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और स्टेट कितने रहेंगे, तो 4 रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन एंड 4n स्टेट रहेंगे, ठीक है, जबकि ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4n स्टेट रहेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि n एटॉम की बात की है इसलिए, ठीक है। तो अब नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और बीच में एनर्जी गैप आ चुका है। तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ एनर्जी ऑब्टेन करके वो ऊपर वाले जो कंडक्शन बैंड है उसमें जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमको मिलेगा। तो क्या होगा कि मेटल, सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसको हम क्लासिफाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो
बैंड है, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। और ऊपर कंडक्शन बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो EC और EV जो लिखा है तो वो क्या है, तो EC जो है वो क्या है, कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी, और EV जो है वो वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये EV है तो इसके नीचे क्या होंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी लेवल हो गई, और EC है तो वो कंडक्शन बैंड की लोअर एनर्जी हो गई, तो उसके ऊपर एनर्जी लेवल होंगे अलग अलग इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअली क्या है, बैंड है मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। तो होता क्या है कि ये कंडक्शन बैंड ऊपर आ गया तो ये ऊपर, और वैलेंस बैंड नीचे आ गया। अब वैलेंस बैंड में क्या होता है, तो यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है तो एक वैलेंस, उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे, तो वो हर एक एनर्जी लेवल में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। जबकि ऊपर आप देखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कंडक्शन बैंड खाली रहता है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो नीचे 4n इलेक्ट्रॉन आ गए, 4n वैलेंस क्या हो गए, स्टेट भी हो गए, ठीक है। जबकि आप ऊपर देखोगे तो 0 इलेक्ट्रॉन और 4n स्टेट हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल समझ लो कि जो थर्ड थर्ड वाला ऑर्बिट होता है तो उसमें क्या होता है कि 8 स्टेट रहते हैं, ठीक है। तो ये 8 स्टेट में आप देखोगे तो हमारे पास क्या था कि ये थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 स्टेट को ऑब्टेन कर लेंगे, तो 4 स्टेट वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, ठीक है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 स्टेट को इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर लेंगे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो क्या होंगे, वो नीचे आएंगे जो वैलेंस बैंड कहलाएंगे, और बाकी के जो 4 स्टेट बच जाएंगे वो ऊपर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, तो कंडक्शन बैंड कहलाएंगे, कंडक्शन बैंड में वो एनर्जी लेवल आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, ठीक है, ये एनर्जी गैप। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एनर्जी गैप कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होता है। तो मतलब ये जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो मटेरियल वाइज एक्चुअली चेंज होती जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो चेंज होती जाती है तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसा जो मटेरियल है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देखना है। तो पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर में क्या होगा, तो जो EC है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, एंड EV, ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हो सकते हैं या बहुत नजदीक होंगे। तो EG जो होगा, ठीक है, EG वो एक्चुअली यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। क्या होगा कि ये जो एनर्जी गैप है, मतलब कितनी एनर्जी गैप क्या है एक्चुअली कि यहाँ पर एनर्जी गैप की मान लो कोई वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप मतलब इतनी एनर्जी चाहिए। तो होता क्या है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तब जाके वो क्या होगा, तो वो वैलेंस में से कंडक्शन बैंड में ट्रांसिट कर पाता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टर में वो एक्चुअली 0 हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, तो ये जो क्या है, कंडक्शन बैंड का लोअर और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल, उसके बीच का जो EG होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी गैप, वो एनर्जी गैप क्या होता है, तो वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ के, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो एनर्जी ऑब्टेन करके ऊपर जा सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो वो एनर्जी क्या हो सकती है कि रूम टेम्परेचर पर मिलकर वो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जबकि अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा, तो EC और
ईवी, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो गैप होगा, ठीक है, ये गैप क्या हो जाएगा, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि वैलेंस में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्टेन करके ऊपर कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब समझो कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट होने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या होता है, तो मिनिमम मतलब कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं, तो वो आसानी से एक दूसरे में जा सकते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हमको मिल रहा है, ठीक है, विदाउट कोई एनर्जी, हमको यहाँ पर कोई सेपरेट एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप क्या हो रहा है, वैलेंस में से कंडक्शन में जा सकता है, ठीक है। जबकि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो कुछ एनर्जी हम देंगे, तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो भी क्या होगा कि वो वैलेंस में से कंडक्शन में जा सकता है। तो ये दोनों में क्या होगा कि हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल सकता है, ठीक है। इसमें तो कंटिन्यू मिलेगा, इसमें कुछ एनर्जी देने पर हमको क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल सकता है, ठीक है। जबकि इसमें आप देखोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस में से कंडक्शन में जा ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अब होता क्या है, तो ये जो सारी की सारी कंडीशन थी ना, वो 0 केल्विन के लिए थी, ठीक है। 0 केल्विन के लिए क्या होता है कि वैलेंस बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली फुल होता है और ये कम्प्लीटली खाली रहता है, ठीक है। जबकि कोई टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर का कोई टेम्परेचर रहेगा, तो क्या होगा कि वो टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल जाएगी और वो हीट एनर्जी के थ्रू वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि इसको उतनी भी आप एनर्जी दे दो वो वैलेंस में से कंडक्शन में जा ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिलता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर हमको कब मिल सकता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी उसको एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर भी मिल सकती है, तो वो वैलेंस में से कंडक्शन में जा सकता है और हमको इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट मिलेगा। और यहाँ पर तो कुछ कहना ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है या बहुत ही नजदीक है, तो उस वजह से वैलेंस में से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आसानी से जा ही सकता है। तो ये क्या है कि जो हमारा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है उनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो ये दोनों एक्चुअली एनर्जी बैंड है। तो एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग टू तीनों का क्लासिफिकेशन आई होप कि आपको आइडिया आया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।